बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। रमज़ान शरीफ का चांद नज़र आ गया है और कल इंशाअल्लाह मुल्क भर में पहला रोज़ा होगा। आलम इस्लाम और तमाम हमवतनों को रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको इस्तात अता फ़रमाए कि हम रमज़ान शरीफ में जो माह सियाम है उसमें रोज़े और इबादत खुशू खजू के साथ इस्तेवार करें। आमीन सुम आमीन। अब दुनियावी मामलात की तरफ बढ़ते हैं। 19 रुकनी काबीना ने आज इस्लामाबाद में ऐवान सदर में हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने वज़रा से हल्फ लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। मुस्लिम लीग नवाज़, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग कायदे आज़म, MQM पाकिस्तान के नुमाइंदगान इस आज जो काबीना तश्कील दी गई है उसमें शामिल हैं। बहुत से जाने माने चेहरे हैं और नए चेहरे भी सामने आए हैं। अभी इनके जो पोर्टफोलियोज़ हैं कलमदान, उनका बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मीडिया इतलात में बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो वफाकी काबीना आज तश्कील पाई है, जो दरपेश चैलेंजेस हैं बिलखसूस मईशत और सियासत के मैदान में, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए इनकी हिकमत अमली किन खतूत पर इस्तवार होगी और इस काबीना के हवाले से क्या आ रहा है, जिसमें जैसे मैंने कहा कि बहुत से ऐसे अफराद शामिल हैं, वज़रा शामिल हैं जो पहले भी काबीना का हिस्सा रहे और बास फर्स्ट टाइमर्स भी हैं। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आज पहला वफाकी काबीना का तारुफी इजलास हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो वफाकी काबीना के उनकी टीम है उनको गाइडलाइंस दी, हुकूमत का जो रोड मैप है उसके हवाले से बताया। उनका कहना था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कि फोकस ये होगा कि मुल्क में जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनसे बातरीके ऐसा निपटा जाए। उसके लिए टैक्स बेस में इजाफा किया जाएगा, ना कि टैक्स की शरह में। उन्होंने कहा कि इस्लाहात की जाएंगी, फिर जो वसाइल हैं उनके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एहतियात रखी जाएगी और जो अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा है उसको कंट्रोल करने के लिए आज ही एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इस हवाले से अब गुफ्तगू करेंगे। फिर ऐवान सदर में नए मकीन जो हैं वो आ गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने आज हल्फ भी लिया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया ऐवान सदर पहुंचने पे। कल उन्होंने हल्फ उठाया था बहसीत 14वें पाकिस्तानी सदर के। आसिफ अली जरदारी साहब को यह एजाज़ हासिल हुआ है कि वो पहले सिविलियन प्रेसिडेंट हैं जो दूसरी मरतबा मुंतखब होकर ऐवान सदर में आए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जो ये सेकंड स्टिंट है, 2008 से 2013 में भी आप सदर पाकिस्तान रहे और अब 2024 में सदर पाकिस्तान 411 वोट लेके एक भारी मैंडेट के साथ आप ऐवान सदर में आए हैं। इनका जो सेकंड दौर होगा ऐवान सदर का, वो पहले दौर से किस हद तक मुख्तलिफ और मुनफरिद होगा, ये वो नुकात है जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल हमने देखा इन 2024 में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर मुल्क भर में एहतजाज किया गया, पकड़ धकड़ भी हुई। आज उनके सेक्रेटरी जनरल जमात की और नामजद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलात का नोटिस ले और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे और रमज़ान शरीफ के बाद इसमें ज़्यादा तेज़ी आएगी। इन नुकात में गुफ्तगू करने के लिए आज जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ आपसे कर देते हमें ज्वाइन किया जनाब निसार खोड़ो साहब ने। आप मेंबर असम्बली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया, कल ऐवान सदर की तकरीब हल बर्दारी में आप मौजूद थे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर पॉलिटिशियन मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, नवाजिश, आपने प्रोग्राम सजते के लिए वक्त निकाला और हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं शौकत पराचा साहब, एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, अपना प्राइम टाइम शो करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मो वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ में जनरल कयूम साहब, सर आपसे करूँगा। मुस्लिम लीग नवाज़ की सर हुकूमत ने एक तरह से काबीना जो है वो आज आ गई है। बाज़ाब्ता तौर पे जो हुकूमत साजी के मराइल थे वो तय होने के बाद आज से काम शुरू हो गया है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक तो जो काबीना आई है उस हवाले से आपकी क्या राय है? हमने देखा औरंगज़ेब साहब आए हैं, मोहसिन नकवी साहब आए हैं, आहद चीमा साहब आए हैं, तो और एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर साहब तो ओल्ड गार्ड्स हैं PMLN के। क्या कहेंगे इस काबीना के हवाले से जनरल कयूम साहब? जी, बहुत मेहरबानी अनवार। देखें, इस वक्त आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर के ज़हन में 3-4 बड़े पॉइंट्स हैं। पहला तो ये है कि मुल्क के अंदर ये जो
एक नफ़रत आलूद और ज़हर आलूद जो पॉलिटिकल फ़िज़ा है इसको बेहतर किया जाए, और हम वर्किंग रिलेशनशिप हमारे और अपोजिशन के होने चाहिए, और ताकि ये अफरा तफरी जो मुल्क के अंदर फैलाई जाती है या हकारत है उसको कम किया जाए और पार्लियामेंट में इश्यूज हल किए जाएँ। उस सिलसिले में ज़्यादा रोल प्राइम मिनिस्टर का अपने ही होगा और बैकग्राउंड में भी यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। नंबर 2 जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रूशल है वो मईशत का मसला है, और मईशत में भी महंगाई, इन्फ्लेशन, आपके डॉलर्स के इश्यूज और बहुत सी चीज़ें हैं। उसके लिए उन्होंने एक टीम अपने तौर पे सिलेक्ट की है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी के लिए औरंगज़ेब साहब को भी कहा गया, और आई एम श्योर कि वो एक बहुत अच्छी टीम को बना के मे बी डॉक्टर शमशाद साहिबा भी शायद उसमें शामिल हों, तो मेरे ख्याल में वो है। तीसरा जो है वो है दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के इश्यूज़, और उसको भी हल करना बड़ा ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपने मुल्क के अंदर नकवी साहब को इंटीरियर मिनिस्टर लगाया, ताकि उनका एक तजर्बा भी है पहले सूबे पंजाब का, और ताकि इस चीज़ को हैंडल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द फॉरेन अफेयर्स, चूँकि बैनुल-अक़वामी बिरादरी में भी हमारा जो मकाम है उसको हमें ऊंचा लेके जाना है, दोस्तों में इजाफा करना है। तो आपको पता है इसहाक डार साहब बड़े कोना मश्क सियासतदान हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी उन्हें जाना जाता है, वो होंगे। और उनके साथ हमारे गिलानी साहब जो तजर्बाकार एक प्रोफेशनल जो डिप्लोमेट हैं वो होंगे, फातमी साहब होंगे, तो ये चलेगा। बाकी इन एडिशन टू दैट आप देखें कि हर जगह के ऊपर वही लगे। आद साहब एक तजर्बाकार इंसान है, इसी तरह मलिक मुसद्दिक हैं, वो थे एहसन इकबाल की एफिशिएंसी और उनका नॉलेज और कंट्रीब्यूशन, उस पर कोई दो राय नहीं है। तो इसी तरह अता तारल में मीडिया का बंदा है, मीडिया की कोशिश करके उन्होंने आगे मुल्क को चलाना है, फिजा को बेहतर करना है। तो मेरे ख्याल में ये महदूद किस्म की जो है बहुत अच्छी सिलेक्शन हुई है। तो दोबारा लौट के आते हैं सर आपके पास, निसार खोड़ो साहब। सर बताइएगा, कल आप मौजूद थे, सदर आसिफ जरदारी साहब ने एज 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाया। क्या कहेंगे सर, दूसरी मरतबा जैसे मैंने कहा कि एज ए सिविलियन प्रेसिडेंट वो मुंतखब होकर आए हैं, उनका दौर किस तरह जांचा जाएगा? और दूसरा, पीपल्स पार्टी क्योंकि विफाकी काबीना की बात हो रही है, शामिल नहीं है, और खबर यह है मीडिया तात के मुताबिक कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और सदर आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई है और दोबारा पीपल्स पार्टी से कहा गया है कि वो काबीना का हिस्सा बने। किस तरह देख रहे हैं सारे मामलात को, निसार खोड़ो साहब? मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को एक डेमोक्रेट समझता हूं, और ये बड़ी एजाज की बात है कि वो दूसरे सिविलियन हैं जो दूसरी दफा सदर बन के आए हैं। उनकी इलेक्शन पर उनके जो अपोनेंट थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुई, सदारती, जी, कोई बेच बिचाव नहीं हुआ, कोई बिके नहीं, कोई खरीदे नहीं गए, उन्होंने खुद कहा। ये चीज जो है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम आएगी। वो पहले भी डेमोक्रेट थे जिन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत किया था 18वीं तरमीम लाकर, 58(2)B से जान छुड़ाकर पार्लियामेंट को मुकद्दम रखा था। अब उसी तरह से हमारी चीज़ें जो 18वीं तरमीम है वो काम आई, कॉन्करेंट लिस्ट हुई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इशू सेटल हुआ, थोड़ा सा रह ज़रूर गया है, उसकी तरफ भी हो सकता है पेशकदमी हो जाए। जरदारी साहब में एक खूबी है कि वो सबको साथ लेके चलने की खासियत रखते हैं, और अभी भी जो कोalition बनी है उसमें भी जरदारी साहब का बहुत बड़ा हाथ है कि जिस तरह से उन्होंने कोalition बना के असेंबली को राइज करवाया, जमहूरियत की पटड़ी पर फिर ये मुल्क आ गया। जो मुल्क छीना हुआ था अवाम से, वो मुल्क अवाम को वापस मिला, और सब मिलजुल कर कोalition पार्टनर मिलजुल कर पाकिस्तान की मईशत को सुधारने में लग जाएंगे। ये तवक्कुआत जरदारी साहब की के लिए सिर्फ मेरी नहीं, ये सारी कौम की है, और मैं समझता हूँ कि उसमें इतनी हिम्मत है, उसमें इतनी दानिशमंदी है कि वो सारी चीज़ें ऐसा तौर पर हैंडल कर लेंगे। सदर साहब का कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है और जिसमें वो अपना रोल समझते हैं और उसको आगे बढ़ाएंगे। रही बात पाकिस्तान की,
रही बात काबीना की, तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3-4 चीजें कही हैं वही आज के जमाने में ये सवाल उभरता है। मईशत, महंगाई और अवाम की दादरसी। अवाम की दादरसी के लिए वो जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उसका जाल फैलाना भी ज़रूरी हो जाएगा। बेजा न हो और अच्छी अच्छी चीज़ें बने, वो होगा। हर तबके ज़िंदगी में कुछ न कुछ उनको असर मिले, उनको कोई ना कोई फ़ायदा मिले। जो गुरबा हैं, जो दूर बैठे हैं, जिनको ये महसूस ही नहीं होता कि हमारे पास इतना जो एड आता है, इतना जो कर्जा लेते हैं, उसका उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मैं समझता हूँ ये चीज़ है जो करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि जी हमारा टैक्स नेट बढ़ना चाहिए, जिसमें चाहे एग्रीकल्चर हो, जिसमें चाहे ट्रेडर्स हों, चाहे कुछ भी हो, परचून वाले हों, ये हों, वो हों, जो भी है वो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए बिल्कुल जामिया मनसूबा बंदी करनी चाहिए कि हर एक टैक्स नेट में आ जाए। टैक्स नेट में आना ज़रूरी है क्योंकि उसी से ही रेवेन्यू बढ़ेगा, अपनी आमदनी बढ़ेगी। हो सकता है आगे चल के कर्ज़ों पर इतना इन्हिसार न हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए मुल्क में, और हमें उम्मीद है कि ये जो कलेक्टिव विजडम उन्होंने इकट्ठी की है उसमें इस तरफ पेशकदमी होगी और ज़िंदगी बेहतर होगी। थैंक यू। मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा। निसार खोड़ो साहब, आपने बड़े अच्छे नुकात बताए, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद, आपने कोलिशन गवर्नमेंट की बात की। सवाल ये भी था कि क्या पहली फेज जो है, जो आज 19 अरकान ने हल्फ उठाया है, पीपल्स पार्टी किसी स्टेज पे शामिल होगी ताकि ये जितना भी जो विजन है पीपल्स पार्टी का उसको अमली जामा पहनाने के लिए रोल अदा करें? मैं उसके लिए अर्ज कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने जब कोalition बन रही थी तब ये कंसीडर्ड ओपिनियन था कि हम इस हुकूमत को, इस PMLN की हुकूमत को और कोalition को सपोर्ट करते रहेंगे अपने असेंबली के अंदर। उनकी मेजॉरिटी को हम इंटैक्ट रखेंगे। हम चाहते हैं कि वो अपनी एक टीम बनाएं और उस टीम को मौका दें कि अच्छी तरह से वो काम कर सके। मैं समझता हूँ PMLN ने काफ़ी सारे उसमें PMLN से ही मुतालिक लोग उन्होंने कैबिना में रखे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी सोच में हम कोई रुकावट न बने। हम उनसे उम्मीद रखें कि वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने में सर जोड़कर काम करेंगे कि बेहतरी हो जाए। ओके सर, मैं सेकंड राउंड में आपसे पॉलिटिकल चैलेंज की बात करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो पॉलिटिकल चैलेंज रमजान शरीफ के बाद आ रहा है, जिसमें GDA की भी बात भी हो रही है। लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान, उस पर लौट के आता हूँ। शौकत पराचा साहब से एक कमेंट ले लूँ। शौकत पराचा साहब, आपने सुना सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जो 19 रुकनी काबीना आई है, आपका क्या एनालिसिस है? आपने बहुत सी वफाकी काबीना देखी हैं, क्या कहेंगे ये जो 19 रुकनी काबीना है डिलीवर कर पाएगी? अगर आज पहला दिन है, लेकिन आपकी क्या राय इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। सबसे मुश्किल सवाल यही है कि क्या डिलीवर कर पाएंगे, और ख़ास तौर पर जब उनके अपने PMLN के नंबर्स पूरे नहीं हैं, 169 नहीं हैं, और पीपल्स पार्टी ने वोट तो दिया है, जैसे खोड़ो साहब दुरुस्त फरमा रहे थे, सपोर्ट की है पीपल्स पार्टी की। CEC ने फैसला किया था कि हम काबीना में नहीं जाएंगे लेकिन हम इनको वोट देंगे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, चेयरमैन साहब ने ये अनाउंस भी किया था। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तो, यानी पाकिस्तान में प्याज 300 रुपये किलो, 100 रुपये कल एक दिन में महंगा हो गया। आलू 100 रुपये एक दिन में महंगा हो गया। बज़ाहिर बड़ी अजीब सी बात, रोजे आ रहे हैं ना कल से। नहीं, अजीब सी बात है कि मैं आलू प्याज की कीमतें लेके बैठ क्यों भाई, मेरा यही मसला है। एक कॉमन मैन का तो यही मैं मसला है। पाकिस्तान की बात बिल्कुल कर रहा हूँ, ठीक कह मैं रहे हैं। 99% पॉपुलेशन की बात कर रहा सही हूँ। कह रहे हैं। और अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में 300 रुपए किलो प्याज 350 बिके तो लोग किधर जाएंगे? और आज काबीना का जो अभी इजलास हुआ, जब आप मुझे ये मोबाइल छोड़ने का कह रहे थे, मैं काबीना के वो फैसले पढ़ रहा था कि आज फैसला हुआ काबीना में कि जी 15 अप्रैल तक हम केले और प्याज की बरामद बंद कर देंगे। तो भाई मुस्तकिल बंद करें। अगर प्याज सस्ता होता है तो आप 15 अप्रैल की क्यों कट ऑफ डेट दे रहे हैं? होगा क्या? नहीं 30 अप्रैल क्यों? लोग शॉर्ट स्टोरेज में रख लेंगे। आज उल्टा महंगा हो जाएगा। जब आपने कट ऑफ डेट दे दी 15 अप्रैल की, तो जिनके पास है वो स्टोरेज में रख लेंगे, और जो नहीं मिलेगा नहीं, वो महंगा हो जाएगा।
तो ये वाली जो इस तरह की, मैं आई मस्ट से शॉर्ट साइटेड पॉलिसी कि आप कम से कम, अगर मेरे जैसा लेमैन आदमी ये सोच सकता है तो आपको भी सोचना चाहिए। वो नहीं मिलेगा फिर, जब आपने एक डेट दे दी, इस डेट तक वो खराब तो नहीं होने वाला स्टेबलाइज ना। कैसे किया जा सकता है फिर कीमतों को? मेरी अगर बात माने तो और मंगवाएं बाहर से, मार्केट में आप उसकी शॉर्टेज नहीं होने दें। आप जब सप्लाई चेन को मजबूत रखें। एग्जैक्टली मजबूत करें, जब अबंडेंस होगी तो फिर ना होर्डर जो है वो, अल्लाह माफ करे, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला हमें हदायत दे, आमीन। यानी दुनिया में उनके फेस्टिवल्स आए क्रिसमस का, आप भी दुनिया में बाहर गए होंगे, इधर भी क्रिसमस की बाजार लगती हैं, चीज़ें आदि हो जाती हैं। हमारा बड़ी ईद आ जाए, हमारा रमज़ान शरीफ आ जाए, वैसे तो हम सब आज सब मुबारकें दे रहे हैं, लेकिन वो भी मुबारकें दे रहे हैं जो स्टोरेज में रखेंगे चीज़ें। तो गवर्नमेंट के लिए जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, आपने चैलेंजेस की बात की। अच्छा, दूसरा काबीना के हवाले से देखें ना, आज इसी डिक्लेरेशन में कहा गया कि जो वजीर ख़जाना का ओथ, बतौर वजीर ख़जाना जो बनने जा रहे हैं, ओथ उन्होंने ले लिया। अब बताया गया कि जी वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर उनकी पाकिस्तान की नेशनलिटी रेस्टोर की है कि वो दोबारा पाकिस्तानी शहरी बने। 3-4 हैं, मसलन इसहाक डार साहब, जब शुरू में बात आई थी कोई 2-3 हफ्ते पहले कि वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन रहे, तो बड़ा शॉकिंग सा था कि PMLN की हुकूमत हो और इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर ना हो। मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम है ये फर्स्ट, तो इसलिए उस वक्त शॉकिंग था, लेकिन चूंकि कंसिस्टेंट वो खबरें चलती रहीं तो ज़रा हम भी मेंटली तैयार हो गए। मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर के लिए पंजाब चलाया है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंटीरियर की, क्या वो पूरी कर पाएंगे? चैलेंजेस मैं बता रहा हूँ आपको कि जहाँ महंगाई का चैलेंज है, इकानमी का चैलेंज है, वहीं पर तीसरी अहम चीज़ है निजकारी PIA का प्लान मांगा हुआ है। क्या बाकी जमातें, और स्पेशली अच्छी बात है निसार खोड़ो साहब तशरीफ़ फरमा है, क्या पीपल्स पार्टी इस निजकारी, बाकी यूनिट भी जितने भी हैं, क्या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी कि PIA पूरी बिक जाए, स्टील मिल पूरी बिक जाए, रेलवे पूरी बिक जाए, या जो कंपनीज हैं बाकी वो पूरी बिक जाएं? बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी टीम अच्छे हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को बड़े अच्छे, अवैस लगारी साहब अब्दुल अलीम खान साहब हैं। ख़ास तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब का एक विजन है, आपको पता है वो विजन 10 साल प्लान, 20 साल प्लान देते रहे, गो के उनकी हुकूमत को, जो पिछली हुकूमतें थी, कभी टाइम नहीं मिला था उस पर अमल दरामद करने का, तो अब फिर उनको लाया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब एक्सपीरियंस्ड हैं, सो ब्लेंड ऑफ और मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड न्यू कमर्स, ये अच्छा है, लेकिन चैलेंजेस इतना ज़्यादा हैं कि वक्त के साथ हम देखेंगे कि क्या होता है। ये बड़ा अहम नुकता उठाया। जनरल क्यूम साहब, सर आप क्या कहेंगे? आपने निसार खोड़ो साहब की भी गुफ्तगू सुनी, पराचा साहब की भी बात सुनी कि आउटसाइड कैबिनेट रह के पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, खोड़ो साहब ने कहा, और वैसे भी प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब अब सदर पाकिस्तान हैं, चेयरमैन सेनेट का भी जो है वो अभी इलेक्शन होना है, ज़रूरत है, सेनेट इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं अप्रैल में। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? PMLN के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप लोग पहले भी PDM की जब गवर्नमेंट थी तो उसका पॉलिटिकल कॉस्ट अदा की 8 फरवरी को, और बड़े बड़े जो पंजाब में तो काफ़ी पॉलिटिकल स्पेस आपने लूज़ भी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। सिंध में तो पीपल्स पार्टी ने अपने आप को सिक्योर रखा, और इस मरतबा पंजाब में हुकूमत तो आपकी है और कंफर्टेबल हैं आप लोग, 200 से ऊपर वोट लिए हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब बने बहसीत वज़ीर आला, लेकिन सर चैलेंजिंग सिचुएशन है। जी बिल्कुल, देखें निसार खोड़ो साहब ने जो कुछ कहा आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। मैं ख़ुद आसिफ जरदारी साहब को घर में जाके मुबारक दी और फिर उनकी ओथ टेकिंग में भी शामिल हुआ, और मेरी जो थोड़ी अगली गुफ्तगू हुई उसमें मुझे यही मैंने कलेक्ट किया कि उनका जो मेन रोल है वो मुल्क के अंदर ये नफ़रत से पाक सियासत को एक बाब शुरू करना है, ताकि मुल्क के अंदर एक यकजहती की फ़िज़ा हो, और वो वाकई मंजे हुए सियासतदान है, और सेकंड टाइम उनको चांस मिला है, ये एक ग्रेट आनर है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी पराचा साहब ने भी बड़ी ठीक बातें की हैं, और ये बहुत अलार्मिंग है कि एक दिन के अंदर अभी ये प्याज की कीमत जो 350 रुपया kg बता रहे हैं वो हुई है, जो मैं ख़ुद कल मार्केट के अंदर जाके भी मैंने देखा कि संडे मार्केट जो लगती है हमारे इधर F11 के एरिया में,
आग लगी हुई थी हर चीज़ को। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि देखिए ये तलब और रसद का मसला तो ज़रूर है, लेकिन क्या ये रसद फौरी तौर पे कम हो गई तो तलब ज़्यादा होगी, हुआ क्या? और ये जो प्राइस कमेटीज़ हैं ये सूबों के लेवल के ऊपर ये बात है, और मरियम जो है नवाज शरीफ ने आपने अपने तौर पे इसको प्रायोरिटी 1 रखा हुआ है और कहा है कि हम ये इजाज़त नहीं देंगे और प्राइस कमेटियों को फॉल करेंगे, तो ये देखा जाए कि ये क्या हुआ। और ऑब्वियसली आप बहुत सी चीज़ें डाइवर्ज नहीं कर सकते कि फ़लान डेट को हम ये कट लगा देंगे, ये नहीं करेंगे। आप एक पॉलिसी बनाते हैं और ओवर ए पीरियड टाइम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मेन इशू लोगों का महंगाई का है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहे हैं। बाकी जहाँ तक कैबिनेट का ताल्लुक है, ये ठीक बात है कि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है और हमें खुद बनानी पड़ी। ये एक हैंडीकैप तो बड़ा है। अच्छा। ये इसलिए कि आप आल्दो दूसरी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं है। बट इवन देन मैं ये कहता हूँ कि इस हुकूमत की कामयाबी या नाकामी का सारा मलबा वो मुस्लिम लीग नून पे नहीं होगा, वो पीपल पार्टी पे भी होगा, क्योंकि वो हमारे इत्तेहादी हैं और वो उनका एक अपनी, आई हैव नो डाउट्स इन माई माइंड कि उनकी बड़ी पोटेंट किस्म की इनपुट हमें लेकिन आती आपके साथ रहेगी काबीना में और नहीं बैठे ना इंशाल्लाह सर। मसाइल को हम आगे लेके चलेंगे। देखिए काबीना में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको शामिल शायद वो हो जाए। मेरा तो ये हंच है कि जरदारी साहब जैसे इंसान जब ऊपर बैठे हुए हैं तो उनको पता है मुल्क को चलाना है और सबके कंधों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको आना चाहिए। दैट इज़ वाई MQM भी शामिल है। हम तो मौलाना फजल रहमान साहब की भी मिन्नत तरला करेंगे कि वो भी आए और अपना हाथ जोड़ें और मुल्क को आगे निकालें। देखिए आज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि PDM में नज़ला सारा सियासी जुर्माना जो हुआ है मुस्लिम लीग नून को हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर था हमारा, आल्दो इत्तेहादी पीपल पार्टी वाले भी थे। लेकिन आप ये देखें कि अगर पीपल पार्टी भी हुकूमत नहीं बना सकती और तहरीक इंसाफ के पास भी मेजॉरिटी नहीं है और अगर नून भी कहे हम अपोजिशन में बैठते हैं तो फिर एक क्यास होता मुल्क में। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपनी सियासत को अपने मुल्की मफादात पे कुर्बान किया है और अभी भी ये एक मुश्किल। जी ओके, आपकी थोड़ा सा सिग्नल की फ्रीजिंग आ गई, आ गया था। मैं निसार खोड़ो साहब के पास जानिब जाऊंगा, आपका दोबारा लौट के आएंगे तो फिर आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। खोड़ो साहब, एक तो आपने गुफ्तगू सुनी पराचा साहब की भी और जनरल साहब की। सर वो पॉलिटिकल चैलेंज की मैं बात करना चाह रहा हूँ। मेंबर कौमी असम्बली हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, पीपल्स पार्टी में बहुत अरसा रहे आप भी, कि भी उनके साथ रफाकत रही है। वो कह रहे हैं कि रमज़ान शरीफ के बाद GDA, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर नजर आएंगे और एहतजाज होगा। तो जब एहतजाज हो रहा होगा, पार्लियामेंट के अंदर भी उनके अच्छे खासे नंबर्स हैं, 92 के करीब MNAs हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उनके पास है, पंजाब असम्बली में भी उनकी स्ट्रेंथ है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी हैं। सर ये मामलात मईशत के और मुआशी इस्तेकाम और बहाली की बात कर रहे हैं, ये आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं आपको खोड़ो साहब? देखें, बात सुने, 1 महीने के लिए तो रमजान शरीफ की वजह से उन्होंने पोस्टपोन कर दिया अपना प्रोग्राम। इस 1 महीने में सूरत हाल को और ठंडा भी किया जा सकता है। असेंबली में हुकूमतें हटाने का तरीका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अलावा और कोई नहीं है। अगर वहाँ हुकूमत को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिल चुकी है तो समझो कि वहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं आना। अगर ये मुख्तलिफ पार्टियों पर मुश्तमिल होकर एक इत्तेहाद बनाकर एहतजाज कर रहे हैं तो मैं आगे जाके कहूँगा उन पर कि 1977 को क्यों दोहरा रहे हो, क्यों दोहरा रहे हो 1970 को? इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में आप गए हुए हो, इलेक्शन कमीशन आपके पास है मौजूद, कोर्टें आपकी आज़ादाना काम कर रही हैं। अब फिर एहतजाज करने का मतलब तो ये है कि आप पाकिस्तान में कभी पीस नहीं चाहते, आपस में उलझे रहते हुए किसी और के इंतज़ार में क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो कि कोई और आके ये बातें करे? मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदान संजीदा हैं। अब वो PTI हो सकता है जोशीली हो, लेकिन दूसरे सीनियर सियासतदान हैं, उनको इस चीज़ों से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं क्या कह सकता हूँ, GDA एक पार्टी है
जिसका आपने जिक्र किया तो मैं उसके कह दूं, उसमें एक है फंक्शनल मुस्लिम लीग। फंक्शनल मुस्लिम लीग ने सिर्फ 2 सीटें जीती, पिछली स्टेडी में 4 या 5 सीटें थी। जी, जमा इस्लामी इलेक्शन लड़ती है लेकिन वो जीत नहीं पाती। जीडीए में मुख्तलिफ अशखास थे, इंडिविजुअल्स थे जो किसी उस फंक्शनल लीग में शामिल नहीं थे, उनकी अपनी अपने ग्रुप्स होंगे। ये इंडिविजुअल्स का एक वो था इकट्ठा होना, अक्सर वो हारते रहे हैं और अब भी हारे हैं। अगर जेयूआई उनके साथ इलेक्शन में इकट्ठी थी तो जेयूआई भी कभी भी सिंध में तो कम से कम कभी नहीं जीती। तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अगर ज्यादती हुई तो वो तो केपी में हुई ना। अब केपी में जीता कौन? पीटीआई वाले। अब मौलाना फजल रहमान साहब उनके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे तो समझ में नहीं आएगी बात की जी उनको हरवाने के साथ वो खुद खड़े हैं। कुछ तजाद है, इतनी जल्दी पार्टी नहीं हुई है कि जी लतीफ खोसा साहब ने कहा तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा। लोगों को याद है जब लोग कहते थे इमरान खान आओ हमसे बात करो, तो इमरान खान कहता है तुम होते कौन हो मैं तुम्हारे साथ बात करूं। अब उनके साथ बात करने के पहले सोचेंगे कि क्या उस पर एतबार किया जा सकता है कि नहीं एतबार किया जा सकता। तो ये इतना इस तरह से इत्तेहाद बनना एक बात अपनी जगह पे डाल दी है दिमाग में, लेकिन अभी महीने भर में इस सियासत में कुछ हो सकता है, कुछ धीमापन लाना चाहिए। बहुत हो गया, नाक से ऊपर पानी बढ़ गया। मईशत का रोना रो रहे हो तो मईशत पे काम करवाओ ना। सिर्फ ये कि जी धांधली हुई है, धांधली में तो इलेक्शन कमीशन ने जो डिक्लेयर किया, जो पाकिस्तान की अवाम ने दिया, वो किसी भी पार्टी को मैंडेट नहीं दिया, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं दी, ना पीपुल्स पार्टी को, ना नून लीग को, ना पीटीआई को, किसी को भी सिंगल हैंडेडली हुकूमत बनाने की ताकत अवाम ने नहीं दी। इसका मतलब यही है कि इकट्ठे बैठो, सर जोड़ के बैठो और मुल्क को संभालो। कोई एक पार्टी पूरा लीड करने की पोजीशन में नहीं है, तो जुड़ के बैठो और सबकी जिम्मेदारी बने कि पाकिस्तान में बेहतरी आए। उसके बीच में ये एहतजाज करना, मैं समझता हूं ये नेगेटिव सोच है जो नेगेटिव ही कहलाएगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, आपने अहम नुकता उठाया। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हुए उस वक्फे के बाद आएंगे तो शौकत पराचा साहब और जॉनी करीम साहब और निसार खोड़ो साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। निसार खोड़ो साहब का तज्जिया यह है कि रमज़ान शरीफ में इंगेजमेंट हो सकती है और कूलिंग पीरियड भी इसे करार दे रहे हैं। क्या वाकईतन कूलिंग पीरियड होगा या इसके बाद जो ईद उल फितर के बाद जो मामलात हैं वो सियासी तौर पर उनका दर्जा बढ़ेगा या नहीं, ये तमाम नुकात उठाएंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर खुशामदीद। शौकत पराचा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, निसार खोड़ो साहब ने ज़रबत मुख्तलिफुल ख्याल हैं, GDA, जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन खोसा साहब को मैंने इसलिए कोट किया कि कल वो एहतजाज में मौजूद थे, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई, बाद में छोड़ दिया गया। आपको क्या लगता है कि ये जो रमज़ान शरीफ के दिन है इसमें कोई बेहतरी की सूरत निकल सकती है? सियासी मामलात के हवाले से बात कर रहा हूँ, या आप समझते हैं कि इसके बाद सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होगा एहतजाज के हवाले से? सो फार हुआ क्या है? सो फार पीटीआई ने कहा हमारे धांधली हुई, 180 सीटें थीं हमारे साथ छीनी गईं, लेकिन पीटीआई ने सदर का इलेक्शन लड़ा, महमूद खान अचकज़ई साहब को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया और महमूद खान अचकज़ई साहब ने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि ये पहला इलेक्शन है कि एक वोट भी नहीं बिका, कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं। जी, उन्होंने कहा। सो उन्होंने स्टैंप कर दिया कि सदर का जो इलेक्शन है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन है। फिर पीटीआई ने वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ा, पीटीआई ने फिर सुन्नी ताद कौंसिल ने यानी डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ा। तो जितने पोस्ट 8 फरवरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें तो हिस्सा लिया उन्होंने, लेकिन कल सड़क पे मौजूद थे। अच्छा सुने ना, उन्होंने हिस्सा तो लिया, या तो वो बाहर बैठ जाते, ये तो अप्रिशिएबल है कि जी हम हिस्सा ही नहीं बनते सिस्टम का, हम 92 लोग हैं, 92 लोग हैं, हम रिज़ाइन करके जा रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी नहीं लेते क्योंकि पंजाब में हमारे खिलाफ धांधली हुई, क्योंकि कराची में हमारी सीटें MQM को दी गई, क्योंकि बलूचिस्तान में जो है वो पता नहीं इनके बंदे थे या नहीं थे, कि एक वोट भी अचकज़ई साहब को नहीं मिला, तो आई डाउटेड के कोई बंदे थे। जब
आप एक पूरे प्रोसेस का हिस्सा हैं जिसको हम पोस्ट 8 फरवरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहते हैं। जी जी। तो फिर इस एहतजाज की मुझे समझ नहीं आती। या तो फिर जो निसार खोड़ो साहब ने सियासत देखी है, पाकिस्तान की सियासत का उतार चढ़ाव, दोनों जो मुअज़्ज़िज़ मेंबर हैं आज के डिस्कशन के आपके, उन्होंने बहुत सियासत देखी है। जिस खतरनाक सिनेरियो की तरफ निसार खोड़ो साहब ने इशारा किया है 1977 की वो एग्जांपल दे रहे आई थे। ओपनर है, क्योंकि आपने अगर मुल्क को चलने ही नहीं देना तो किसी ने तो मुल्क को सॉल्वेज करना है। फिर अगर आप लाहौर की तरह, कल की तरह लाहौर जैसे आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि आज 25 करोड़ के इस मुल्क में कोई आपको 25 लाख लोग नहीं चाहिए रोड ब्लॉक करने के लिए। जी सही कह रहे हैं, आप 150 से ही हो जाता है। 250 लें, 200 इधर बुलेरिया में खड़ा कर दें, आपका पीटीवी कट ऑफ हो जाएगा F10 से। ठीक कह रहे हैं, एग्री, डिसरप्शन तो हो जाएगी। आपका रेड जोन की तरफ से कोई डिप्लोमेट उधर F8 नहीं जा सकेगा जहां उनकी रिहायशें हैं। कैसे उनको F7 एंगेज किया में। जाए, सवाल तो ये है। फिर नहीं, बाकियों की जिम्मेदारी है सबकी कि मिन्नत करें, मुल्क बचाने के लिए आगे गवर्नमेंट बढ़ें। ज्यादा देने की पोजीशन नहीं, में वो होती तो है ना सर। गवर्नमेंट तो कह रही है ना कि मिसा के मैशत करें, आप मफामत करें। खान साहब फिर 4 हलकों की खोलने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं 100 हल्के, मैं कहता हूं 200 हल्के। देखें ना, एक पार्लिमानी प्रोसेस है, आप उसका हिस्सा हैं। एक लीगल प्रोसेस है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, आप ट्रिब्यूनल्स में भी सेशन जा रहे कोर्ट हैं। भी जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल भी जा रहे हैं। जब आप ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो फिर सड़कें ब्लॉक करने का क्या मतलब? आप अपनी करें ना, पेशावर को बंद कर दें। फिर नहीं, वो तो खैबर मैं पख्तूनख्वा कह के रहा सीएम हूं ने ना, लीड किया था मैं ना, कह रहा हूं ना कि एहतजाज लीड किया अपने ना। सूबे को बंद कर दें। फिर जो लोगों की जिंदगी है उसको आप अजीरन बना दें अपने लोगों की। और कौन लोग हैं पेशावर जी, आप बात करें, वोट उन्हीं को दिया है। जी जी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। मर्दान, पेशावर, स्वाबी, कोहाट, डेल मलाकंद, खान, कोहाट, डेल बन्नू। खान, हजारा इवन। जी जी, हजारा भी यानी- स्वीप किया। यानी- एक सरदार यूसुफ साहब है। मतलब है मियां नवाज शरीफ साहब मानसेरा मानसेरा में हार गए। जी। हजारे का मेरी जिंदगी में कभी ऐसा रिजल्ट मैंने नहीं देखा। हजारा तो एक सेफ सिक्योर सीट समझी जाती सिक्योर थी। मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, वहां पे आपने स्वीप किया तो उन्हीं लोगों की जिंदगी आप अजीब। इसलिए मे बी 90s में 80s में पाकिस्तान इतना स्ट्रांग था इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी, ये शायद उस वक्त हम अफोर्ड कर सकते। अब तो मेरे ख्याल में- लेकिन जहां इस वक्त पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, और वो जो 16 महीने आप भी कह रहे हैं, जनरल साहब भी कह रहे हैं कीमत अदा की, बेसिकली तो वो पोस्ट 2018 की कीमत है। 3.5 साल जो खान साहब की हुकूमत की थी, उसका नुकसान भी इत्तेहादी हुकूमत को भरना पड़ा। जो महंगाई कोई 16 महीनों में तो नहीं आई, IMF का एग्रीमेंट जिसकी वजह से ये सब्सिडीज विथड्रॉ हुई थी, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी थी, वो IMF का एग्रीमेंट किया किसने था? और अब दोबारा एक नए एग्रीमेंट के लिए मैंने जाना है। जनरल साहब की बीच में बात कट गई थी, जनरल साहब बात भी मुकम्मल कीजिएगा। दूसरा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, खोड़ो साहब बात कर रहे थे कि खुदा न खासा 1977 वाला सिनेरियो ना डेवलप हो, हमें सैनिटी मस्ट प्रिवेल। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे इस वक्त PMLN जो है वो चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन की भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात करते हैं, लेकिन वहां से तो जवाब यही है कि जब तक से मैंडेट जो हमारा उनके मुताबिक छीना गया वो वापस नहीं होगा, हम जो है जदोजहद पार्लियामान के अंदर और सड़क पे जारी रखेंगे। वैसे सलमान अकरम राजा साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने तो कहा है कि पंजाब असम्बली और असम्बली में भी रोल अदा करेंगे, और कुछ खबरें भी आ रही हैं कि वो भी कुछ शेडो कैबिनेट बना रहे हैं, जो कि एक अच्छा ट्रेंड है। हमेशा कहा जाता है कल की अपोजिशन, आज की अपोजिशन कल की हुकूमत भी हो सकती है। क्या कहेंगे जनरल साहब, ये बड़ा एक डाउंटिंग टास्क है, जिसे कहते हैं ना पुलिस सराज क्रॉस करना है आप लोगों ने? जी हाँ, देखें, पहली बात तो ये है कि आज इमरान खान साहब जिस पोजीशन में है ना, जेल में हैं, हुकूमत चली गई, सब कुछ हुआ, उसमें उनकी अपनी गलतियां बहुत ज़्यादा हैं, जिनका उन्होंने इकरार भी कई जगह पे किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट तोड़ी, उन्होंने पार्लियामेंट में आए नहीं, उन्होंने प्रोविंशियल असम्बलीज़ को तोड़ा, बुजदार को लगाया और बहुत से यू टर्न लिए। लेकिन मैं ये ऑनेस्टली समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा कसूर उन लोगों का है जो उनके इर्द गिर्द थे और जिन्होंने उनको ज़्यादा डैमेज और उनका फॉल आउट, मसलन शहबाज गिल ने म्यूटनी की बात की, पाकिस्तान के जी आप कोई हुक्म ना माने, फौज वालों को इस तरह के आर्डर दिए हैं, मुराद सईद की बातें सुने आप, शेख रशीद साहब जला दो, फाड़ दो, गिराव करो, सब कुछ वो आपने सब कुछ वो फाड़ते फूटते रहे।
आज अभी खोसा साहब का मैं हैरान होता हूँ, इतने सीनियर लीडर हैं और पीपीपी ने उनके एक इमेज को बिल्ड करने में बहुत डेकेड्स लगाए हैं, उनको सेनेटर बनाया, उनको गवर्नर बनाया, वो उनका अभी आप जुम्मा 8 दिन हुए हैं, आप इधर आए हैं, तो अभी आप ये नारा लगा रहे हैं कि हम चलने भी नहीं देंगे। इन्होंने पहले भी कहा है कि हम देयर इज नो क्वेश्चन कि हम इसको चलने दें। तो मेरे ख्याल में फिर आगे आप क्या एंड रिजल्ट देखते हैं? मसला यह है, जैसे प्राचा साहब ने कहा, कि आपने सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आपने ओथ ली, आपने डिप्टी स्पीकर, आपके स्पीकर, आपके चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब कुछ आपने हिस्सा लिया और आप उसके साथ चल रहे हैं। तो आप पार्लियामेंट के अंदर आएं, बैठ के बात करें, और ये मफामत जो है वो दोनों हाथों से ताली बजती है, एक तरफ से तो नहीं होती। लेकिन आई कैन अश्योर यू कि मुस्लिम लीग नून, आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब ये एपीएस के स्कूल का मसला हुआ था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब का यही एटीट्यूड था कि हाथ नहीं मिलाना, मैं इनको नफरत करता हूँ, ये शूदर हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं। मिन्नत करके भी हम उनको ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ले आए, और फिर नेशनल एक्शन प्लान मुतफिका तौर पे बना, नेक्टा आपने बनाया, और आपने टेररिज्म की कमर तोड़ दी। इसी तरह इमरान खान साहब एक दफा स्टेज से गिरे, जख्मी हुए, मियां साहब उनको पूछने चले गए, उनके बनी गाला घर में गए, जहां एक दफा चाय के ऊपर बैठ के उनसे बातचीत हुई। देखिए, ये गिव एंड टेक के ऊपर रिकंसाइल करके आप अपने प्रिंसिपल्स पे ना रिकंसाइल करें। बिल्कुल आप यू के मे एग्री टू डिसएग्री एज, लेकिन जज साहब कतक आपके सेनेट में कुलीग रहे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, वो कहते हैं कि लीनियंसी दिखानी चाहिए और उनको कोई माफी या कोई ऐसा वे आउट निकालना चाहिए। महमूद खान चकजई साहब भी ये बात कर रहे हैं सर। देखें, मैं ये कहता हूं कि मैं मुशाहिद साहब की बात को मैं समझता हूं जो वो कह रहे हैं, और बहुत अच्छी तकरीर महमूद अचकजई ने अपनी इलेक्शन के बाद जो की, मैं हैट्स ऑफ टू हिम, आई सैल्यूट हिम। ही सेड ही वेरी, उन्होंने ओपन और अच्छी बातें की। लेकिन द पॉइंट इज कि अभी इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ या इस कोलिशन ने तो नहीं बनाए हुए। लीगल एक प्रोसेस है, उसको आउटराइट ऐसे खत्म करने का तो कोई तुक नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर ऐसे केसेस थे, वो आए, अदालतों में पेश हुए, वो अदालतों में आए और जस्टिस उनको इंशाल्लाह मिलेगा। उनके देखें, उनके होते हुए कई फैसले जो उनके फेवर में गए, 25 लोगों के जो हक़े राय दही है असम्बली के अंदर वोट्स का, वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया कि आप वोट, आपका काउंट भी नहीं होगा, जिससे क्यास और कन्फ्यूजन बन गया। उस पर सब ने बगले बजाई कि बड़ा अच्छा हो गया। और अभी जब ये फैसले आ रहे हैं तो इनको माने, अपना कोर्ट में अच्छे वकील लगाएं जो उसके अंदर आके आपके केसेस को आगे लेके जाएं और अपनी रिलीफ वो देंगे। हुकूमत यही कर सकती है कि हम हमारे दौर में कोई सियासी कैदी ना हो, हम किसी को सियासी तौर पे विक्टिमाइज ना करें। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अगर को आप डिस्टर्ब करेंगे और आप इस तरह की धमकियां देंगे कि ये हो जाएगा, तो जहां कॉन्स्टिट्यूशनली आपका हक है कि आप प्रोटेस्ट करें और धरना दें, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बाकी पब्लिक का भी है कि उनके बच्चे स्कूल जा सके, उनके जो मरीज है वो हॉस्पिटल जा सके, उनके जो मुसाफिर है वो एयरपोर्टों पे और रेलवे स्टेशन पे जा सके। तो आप इस तरह करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हुकूमत वक्त लोगों के लिए तो काम करेगी। सर अभी ये वक्त आ गया है कि हम सर जोड़ के बैठे, जैसा दोबारा लौट के आता सर, हाँ, अपना काम करें, हुकूमत के साथ तामल करें। जी जी, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा सर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का नाम लिया जाता है, चूंकि आपने कहा ये रमजान शरीफ के बाद की बात की है तो बहुत से मामलात उसमें आगे बढ़ सकते हैं। एक वर्ड आता है एतमाद साजी के लिए इकदाम। आप समझते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए हुकूमत और अपोजिशन में क्या वो इकदाम हो सकते हैं मुमकिन तौर पर जो उठाए जा सकते हैं जिससे मामलात आगे चले? सर जी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक दिन में नहीं होता, नियत चाहिए होती है। हमारी अगर नियत भी हो कि आओ हमारे साथ बात करो, तो दूसरी तरफ से अगर जवाब कड़ाक से आ जाए कि जी बात करनी नहीं है, तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे होगी? मैं समझता हूं तरीके इंसाफ से गलतियों पर गलतियां हो रही हैं। उनके दो इश्यूज हैं, एक है इलेक्शन की धांधली, दूसरा है रिजर्व सीटों पर उनका हिस्सा न मिलना। जी देखिए, उन्होंने शुरू में कोशिश की कि जमात इस्लामी के साथ उनकी कुछ चल जाए सिलसिला। जमात इस्लामी ने उनके पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए उनके साथ होना कबूल नहीं किया। उस जमात ने कैंडिडेट भी खड़े किए थे और वो रिजर्व सीटों की लिस्ट भी उन्होंने जरूर दी होगी।
आगे चल के महमूद अचकजई साहब को वो सदारती उम्मीदवार बना सकते हैं, तो उनको पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया कि महमूद खान अचकजई की पार्टी में ही शामिल हो जाते। वो नातजुर्बेकारी ने उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का कहा। उस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा या उसके सरबराह भी आजाद तौर पर खड़े हुए थे, उन्होंने लिस्ट भी नहीं दी थी। ये नातजुर्बेगारी है, ये तहरीक इंसाफ की नातजुर्बेगारी है, चाहे वो इमरान खान साहब के जेल में जाने की वजह से या बैरिस्टर गोहर साहब भी इस चीज को समझ नहीं सके। उनको किसी ऐसी जमात के साथ शामिल हो जाना चाहिए था जिसने पहले कोई लिस्ट दी होती थी। अब महमूद खान अचकजई साहब भी उनके साथ आ ही गए ना, तो उनकी भी तो पार्टी है, उसमें चले जाते, उनकी सीटें बच जाती। ना तजुर्बेगारी। रही बात धांधली की, धांधली के लिए कोर्टें हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, कोर्ट्स ज्यादा बड़े हैं। ट्रिब्यूनल्स अपनी जगह पे वो भी जजों पर मुश्तमिल रहते हैं, वो भी एक किस्म की कोर्ट ही होती है, लेकिन उसके ज्यादा हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। और ये सारी जो किस्से हैं वो केसेस में चलते हैं, 6-6 महीने चलते हैं। ये तो शुक्र करें कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल को कुछ टाइम दिया होगा कि जी इतने टाइम में फैसला कर देना ना, नहीं तो सालों भी चलते हैं, सालों भी चलते हैं। ये कंटेस्टिंग जो केसेस होते हैं देर लगाते हैं। इनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो मानेंगे नहीं और कहेंगे कि जी बस हो ना हो कुछ ना हो, हमें हिस्सा चाहिए। ये बातें उनको समझाने की है, आज नहीं तो कल समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई इस तरह से मुल्क में अपने आप को तुम अपने जिंदा रखने के लिए अगर करते हो तो वो तो असेंबली के अंदर भी कर सकते हो। जिंदा रखने के लिए आप अपोज करोगे, बिल्कुल करना चाहिए, अपोजिशन के बगैर तो जमहूरियत होती ही नहीं है जी। और वहीं हुकूमत वाले जो बैठे हैं वो भी एक दूसरे को मशवरा देंगे, कुछ अच्छी चीजें करें जिसमें अवाम का कुछ ना कुछ भला हो। आप जिंदा रहने के लिए कर रहे हो तो मैं आपको क्या कह सकता हूं, लेकिन ये जाएगी नेगेटिव, ये जाएगी बात नेगेटिव। क्यों लोग पसंद करेंगे उस शख्सियत को कि जब हम डूब रहे थे बारिशों में, हमारे घरों के ऊपर से पानी चल रहा था, एक घर में भी इमरान खान गया किसी के साथ हमदर्दी करने, तो वो क्यों उसके बारे में सोचेंगे? एक घर में भी गया पीर सही पगाड़ो साहब, क्यों उसके साथ हमदर्दी करेंगे? जब हम मर रहे हैं, आप अपने जोम में बैठे हुए हो, तो क्यों आपको याद करेंगे लोग? कुछ समझा करो, कुछ समझने की कोशिश करो। सिर्फ जलसा करना या कहीं आके नारे मारना होगा, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि लोगों की इतनी बड़ी तादाद नहीं आ रही, तो क्यों इस तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं? मैं समझता हूं आगे चल के कुछ ना कुछ उनको समझ में आएगा और पाकिस्तान ठीक रहेगा। ये 5 साल हुकूमत रहेगी। ये 5 साल असेंबली रहे, हुकूमत रहती है नहीं रहती है, लेकिन असेंबलियां 5 साल रहेंगी। जरदारी साहब ने जो क्रेडिट लिया था कि जी 5 साल यही तो कैच है, चलनी चाहिए, 5 साल असेंबलियां चलनी चाहिए, वो रहेगी। खोड़ो साहब यही तो कैच है। आपके नाकिदीन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले, जैसे आप कह रहे हैं असेंबली रहेगी, हुकूमत 5 साल रहती है या नहीं रहती, तो पीपल्स पार्टी अगर शामिल हो जाएगी तो फिर ज्यादा श्योरिटी आ जाएगी ना खोड़ो साहब। तो पीपल्स, अरे बात तो सुने, पीपल्स पार्टी शामिल होकर फिर बाहर नहीं निकल सकती क्या? नहीं, वो तो ऑप्शन है, ये क्या बात? अभी तो बाहर ही है ना। हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं 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 नहीं, हम दिल से चाहते हैं कि ये असेंबली रहे, मेजॉरिटी कायम रहे। ये ऐसा होता है कि बगैर कुछ हिस्सा मांगे इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस का साथ दिया था और कुछ नहीं मांगा था। ऐसे इंग्लैंड में भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई नया मिसाल है। उनको चलने दो, नियतन हम इकट्ठे हुए हैं और हिस्सा मांगा है। हिस्से को लिया से प्रेसिडेंट मिला है, चेयरमैन सेनेट मिला है, ये मिला है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एक दूसरे को बांधे रखेंगी और असेंबलियां चलेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, हम भी पूरी उम्मीद है। लास्ट वर्ड असेंबली में मेंबरान जी। पराचे साहब आप क्या कहेंगे? जो खोड़ो साहब कह रहे हैं कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि हुकूमत का हिस्सा ना बने बगैर भी सपोर्ट करें और एक दूसरे से बंधे हुए हैं हम लोग। कमेंट ब्रीफली। 2002 के बाद असेंबली, सारी असेंबलियों ने जी जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी जनरल साहब कभी लो, फिर आप वाइंड अप कीजिएगा। जी जनरल कयूम साहब। मैं सिर्फ एक फिक्रा ऐड कर रहा हूं। मैंने कहा खोड़ो साहब की बात से मैं एग्री करता हूं
कि असम्बलियां रहेंगी, और मैं साथ ये ऐड करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह हुकूमत भी 5 साल रहेगी। चलिए, तो सर आपने ऐड करना ही था पीपीपी की सिंसियरिटी के ऊपर, और इंशाल्लाह हम भी अपनी कश्तियां जला के आगे आए हैं। ये मुल्क चलेगा, असम्बलियां भी रहेंगी, हुकूमत भी रहेगी। सर जी, प्राची साहब, 2002 के बाद जितनी असेंबलियां बनी हैं सब ने मुद्दत पूरी की। हुकूमतों ने लेकिन चेंज हुई है। 2002 के बाद कोई एक वजीर आजम हाँ, नहीं रहा। दो हर वज़ीर असेंबली आज़म में रहे। दो 3 वो पहली असेंबली 2002 से जमाली साहब, शुजात साहब, शौकत अजीज साहब। अजीज आ गया था। 3 वजीर आजम भी रहे हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जब ऐवान सदर में बैठे हैं, अच्छा, और उनको वोट नून लीग ने भी दिया है, उनको वोट एमकेएम ने भी दिया है, पीपल्स पार्टी का वोट भी है, तो आसिफ जरदारी साहब का जितना अभी तक रहा है रिकॉर्ड, वो सबको साथ लेकर चले हैं। हम इसी पॉजिटिव नोट पे प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। बहुत शुक्रिया नवाजिश निसार खोड़ो साहब आपका, सेंट्रल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, शौकत पराचा साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। आने वाले में इन सियासी मामलात और मुआशी मामलात को भी हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाते रहेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।